आप सभी को मेरा नमस्ते। मैं डॉक्टर प्रमिला चौधरी। तो हम जो राजस्थान में जो फर्स्ट डे टीचर्स के जो एग्जाम हो रहे हैं उसके लिए जो सीरीज हमने स्टार्ट की है उसमें आज हमारा फोर्थ लेक्चर है और फोर्थ लेक्चर में जो टॉपिक कवर करेंगे वो टॉपिक होगा हमारा बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम। फर्स्ट टॉपिक ये रहेगा। तो इसमें क्या होगा कि जो भी हमने पॉलिनोमियल जो भी बहुपद पढ़े थे उन बहुपदों में अब हम ये देखेंगे, जैसे हमने अभी तक क्या पढ़ा है कि कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू है, राइट, जैसे 4 है, 5 है, तो उन सब का डिवीजन हमने देखा है, लेकिन अभी तक हमने बहुपद का डिवीजन कैसे करते हैं वो हमने नहीं देखा। तो आज की क्लास में हम देखेंगे कि जो बहुपद है उनका विभाजन कैसे करते हैं, जो पॉलिनोमियल्स है उन दोनों को कैसे डिवाइड करते हैं, वो हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। और जो सेकंड टॉपिक रहेगा आज की क्लास में वो है दो चरों में रैखिक समीकरण। मान लो आपके दो चर दिए हुए हैं और रैखिक समीकरण है, उन उन दोनों चरों को, उन दोनों समीकरणों को कैसे हल करते हैं, उनकी जो विधियां हैं वो कौन कौन सी विधि हैं, वो विधि हम डिस्कस करेंगे। बिकॉज ये दोनों ही टॉपिक आपके फर्स्ट ईयर टीचर में डायरेक्टली सिलेबस में मेंशन किए हुए हैं। तो फिर मैंने सोचा कि इन दोनों टॉपिक को, बिकॉज टाइम आप लोगों के पास बहुत कम है, तो मैंने सोचा कि दोनों टॉपिक एक ही क्लास में कवर करवा देती हूँ। मैंने सभी के दो दो एग्जाम्पल्स भी लिए हैं जिससे आप लोगों का ज्यादा टाइम वेस्ट भी नहीं हो और आपको समझ में भी आ जाए। तो आई होप मेरी ये जो स्ट्रेटेजी है ये आपके काम आएगी और इसी पे हम स्टार्ट करते हैं आज अपनी क्लास। तो हमारा फर्स्ट लेक्चर होगा। फर्स्ट पीपीटी देखो, जैसे मैंने आपको बताया है कि आज हम पढ़ेंगे कि बहुपद का विभाजन कैसे करते हैं, राइट, विभाजन एल्गोरिथम। आपका जो टॉपिक दिया हुआ सिलेबस में वो ऐसे ही लिखा हुआ है, बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम बताओ, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, जैसे अपन 4/5 करते हैं, 4/5 करते हैं तो हमारा क्या होता है, ऐसे ही लिखते हैं जो शुरू से लिखते हुए आए हैं, ठीक है। तो जो अंदर वाला है, जो 4 है हमारा, उसको हम क्या बोलते हैं, वो हमारा डिविडेंड होता है। क्या होता है, डिविडेंड, राइट। मैं यहां पे लिख देती हूँ आपको, डिविडेंड, डिविडेंड बोलते हैं इसको, या फिर आप इसको क्या बोलोगे, भाज्य। इसको क्या बोलते हैं, जिसमें भाग देते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, भाज्य बोलते हैं, ठीक है। और जिसका भाग देते हैं मीन्स 5, जिसका भाग देते हैं उसको क्या बोलते हैं, भाजक। उसको हम बोलते हैं भाजक, भाजक या डिवीजर, डिवीजर, ठीक है। अब जैसे ही हम इसमें जैसे ही हम इसमें भाग देंगे तो क्या होगा, 4 में 5 का भाग जाएगा क्या, नहीं जाएगा यहाँ पे। तो हमें तो क्या होगा, पहले 0 लेना पड़ेगा, फिर दशमलव आ जाएगा, फिर आगे हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो क्या होगा, जैसे ही हम इसमें भाग देंगे तो कुछ हमारा नीचे शेषफल भी बच जाएगा, कुछ बचेगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको शेषफल बोलते हैं। वो क्या हो जाएगा, शेषफल। और जो यहाँ पे जो भागफल आएगा उस भागफल को क्या बोलते हैं, क्वोशिएंट बोलते हैं, जो कि उसको क्या बोलते हैं, भागफल और शेषफल। तो आई होप आप लोगों को ये चीज अच्छे से वैसे तो पता ही है, लेकिन वैसे भी आप लोगों को पता रहे कि अगर हमने किसी में किसी का भाग दिया है मीन्स आपका px यहाँ पे आएगा। हमेशा जो मैथ्स है आपका, जो बीज गणित है, बीज गणित में जो डिविडेंड होता है, डिविडेंड को हमेशा px से डिनोट कर रहे हैं, राइट। और जो डिवीजर होता है, मतलब जिसका भाग देते हैं, उसको हम gx से, क्योंकि पॉलिनोमियल है ना, हम बहुपद को पढ़ रहे हैं। तो बहुपद में तो क्या होता है, बहुपद क्या होता है, जिसमें चर राशि आती है, राइट। तो इसीलिए हमेशा बहुपद को हम कैसे डिनोट करेंगे, उसके सामने जैसे g है और g के सामने ब्रैकेट लगा के मैं अंदर या तो x लिखूंगी या y लिखूंगी। मीन्स ये जो बहुपद है ये x का फंक्शन है, इसका मतलब ये हुआ p, और अंदर में अगर ब्रैकेट के अंदर मैंने x लिखा है, इसका मतलब है कि जो p वाला जो बहुपद है ये x का फंक्शन है। x के जो इसमें जो चर राशि मिलेगी वो कौन सी मिलेगी, x मिलेगी, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जब px को हमने भाग दिया gx से, तो फिर यहाँ पे जो रिमाइंडर बचेगा, इसको सोल्व करने के बाद में जो यहाँ पे बचेगा उसको हम किससे लिखेंगे, rx से। और जो यहाँ पे भागफल आएगा उसको हम लिखेंगे qx से, ठीक है, या फिर स्मॉल qx ले लो। यहाँ पे ये आएगा हमारा स्मॉल qx, राइट। तो ये आप देख लो, जिसमें भाग दिया वो क्या हो गया, भाज्य, ये हो गया हमारा, इसलिए px हमारा हो गया भाज्य, gx हो गया, जिसका भाग दिया वो क्या हो गया, भाजक, जो नीचे बचा वो शेषफल, और जो आगे आया, जो भागफल आया, वो क्या होगा, क्वोशिएंट, q से रिप्रेजेंट करेंगे उसको, ठीक है। तो आई होप इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पे हम क्या करेंगे, px अपॉन gx करेंगे,
पी एक्स अपॉन जी एक्स करेंगे। आज हमें यही एल्गोरिथम पढ़नी है कि पी एक्स अपॉन जी एक्स कैसे करते हैं, ठीक है। अब ये तो अपन करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक चीज और पता होना चाहिए। अगर मान लो मैंने पी एक्स को भाग दिया जी एक्स से, पहले दूसरे वाले मेथड से मैं आपको बताती हूँ। जैसे ये है मेरा 55, ठीक है। 55 को मैंने डिवाइड किया, किससे किया? 2 से डिवाइड किया, तो कितना आया? 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 1 बच गया, 5 उतार लिया, 2 संति 14, 27, 2 संति 14, यहाँ पे कितना बच गया? 1 बच गया। तो इसके अंदर पी एक्स कितना है? पी एक्स है हमारा जो पी है, मतलब मेरा पी एक्स नहीं होगा बिकॉज ये कोई एक्स का फंक्शन नहीं है, बट मेरा कहने का मतलब है कि जो हमारा डिविडेंड है, जो ऊपर वाला है, हमने क्या किया है? 55/2 किया है। तो ये क्या हो गया? ये मेरा मेरा भाज्य हो गया, ये मेरा भाज्य हो गया और ये भाजक हो गया, ठीक है। ये भाजक हो गया। तो अगर मैंने इसको सोल्व किया और मेरा ये आया 55 को मैंने 2 से भाग दिया, मेरा शेषफल बचा 1 और मेरा भागफल आया 27। तो आप पता है इसको कैसे लिखते हैं? इसको हम ऐसे लिखते हैं कि जिसमें भाग दिया है सारा खेल तो उसी का है, राइट। जिसमें हमने भाग दिया है सारा खेल तो उसी का है। तो जो जिसमें भाग दिया है ना, मतलब 55, 55 किसके बराबर होगा? 55 बराबर होगा जो ये है भाजक इंटू भागफल, भाजक इंटू भागफल, और फिर भागफल प्लस शेषफल। ये आपको याद रखना है। क्या याद रखना है? दोबारा बताती हूं। भाजक इंटू भागफल, और फिर हम क्लॉकवाइज चल रहे हैं, भाजक इंटू भागफल प्लस, ये प्लस का निशान है, राइट, प्लस शेषफल। मीन्स ये क्या हो जाएगा? 55 इक्वल टू किसके इक्वल होगा? 2 को 27 से गुणा किया, 2 को 27 से गुणा किया, और फिर प्लस क्या किया? जो शेषफल है प्लस 1। तो 27 दूनी 54, 54 प्लस 1 तो कितना हो गया? 55 हो गया, ठीक है। तो हमारा मैथ्स का रूल यही होता है। क्या रूल होता है? कि जो भाज्य होता है, भाज्य इज इक्वल टू क्या होता है? भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, ठीक है। तो यही हम आगे करने वाले हैं, यही हम आगे करने वाले। बस आपको ये वाला जो फॉर्मूला है ना, ये फॉर्मूला हमेशा याद रखना है कि जिसमें हमने भाग दिया है वो किसके इक्वल होगा? भाजक, ये याद रखना है। क्लॉकवाइज में इंटू होगा, और फिर जो शेषफल है वहां पे हमारा क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये चीज याद रखनी है आपको। तो भाजक इंटू कोशेंट प्लस शेषफल, ठीक है। आई होप कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। पी एक्स बराबर क्या होगा? जी एक्स इंटू क्यू एक्स, जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स, प्लस आर एक्स, ठीक है। यार एक्स है आपका, बस आपको इतना। वैसे तो आप हमेशा करते आए हो, तो यही करते हो आप, जैसे मैंने आपको करके दिखाया, ठीक है। बस यहाँ पे मैंने फॉर्मूला दे दिया है, तो ये फॉर्मूला भी याद रखना, ओके। तो अब हमारा क्या है? तो एक चीज तो आपको ये याद रखनी है, दूसरी ये याद रखनी है कि अगर आर एक्स 0 है, अगर हमारा जो शेषफल बचता है, अगर हमने किसी में भी किसी का भाग दिया, मान लो 4/2 किया मैंने, तो कितना आ गया मेरा? अगर 4 में 2 का भाग देती हूँ तो कितना आ जाएगा? 2 ही आएगा ना। 2 4 2 जा 4, सॉरी 2 2 जा 4, तो यहाँ पे क्या आ गया? 0 आ गया, कुछ नहीं बचा। तो क्या हुआ? मेरा शेषफल क्या हो गया? 0 आ गया। तो जब भी आपका रिमाइंडर 0 होता है, इसका क्या मतलब होता है? इसका ये मतलब होता है, तो जो gx है वो वास्तव में px का एक गुणनखंड है, ठीक है। अगर बहुपद में हम ऐसा करें कि इन दोनों को डिवाइड करें और इनका जो रिमाइंडर है, अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है, उसका मतलब है कि हमने जिसका भाग दिया ना, वो इसका, जिसका हमने भाग दिया है वो इसका एक गुणनखंड है, इसीलिए उसमें पूरा पूरा भाग चला गया और वो क्या आ गया? जो शेषफल है वो 0 हो गया। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है, ठीक है। दूसरा ये भी अच्छा है कि जब भी रिमाइंडर की जो घात होती है, रिमाइंडर की आप जो घात देखोगे वो आपकी भाजक की घात से हमेशा कम होनी चाहिए, वो हमेशा कम ही होगी और वैसे कम होनी चाहिए। अगर आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर अगर कोई थ्योरी का क्वेश्चन आता है और उसमें अगर आपसे पूछ लें
जैसे काफी बार पूछ लेते हैं ना कि ये वाला सेंटेंस, ये वाला कथन है, ये सही है कि नहीं है, तो वहां पे ये कथन आप देख सकते हो कि जो रिमाइंडर जो बचेगा, क्योंकि रिमाइंडर तो क्या होता है लास्ट में बिल्कुल छोटा सा होगी, जो बचता है वही आता है हमारे पास रिमाइंडर। तो रिमाइंडर की जो घात होती है, जो शेषफल की जो घात होती है, वो भाजक की घात से हमेशा कम होती है या होनी चाहिए। ठीक है, होती भी है और होनी भी चाहिए। तो ये यहाँ पे इस एल्गोरिथम को याद करने के लिए बस आपके पास यही वाली स्लाइड है जो आपको याद रखनी चाहिए। एक तो ये वाला फॉर्मूला है, मैंने आपको समझा भी दिया है, तो आई होप कि आपको याद भी हो गया होगा। दूसरे कुछ दो थ्योरी के जो कथन हैं जो आपको याद होने चाहिए। अब हम विद एग्जाम्पल इसको सोल्व करते हैं, तो आई थिंक आप लोगों को ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। देखो, इसके लिए मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, ठीक है। इसमें मैंने लिया है कि दो है मेरे पास, एक है px, मतलब जिसमें मुझे भाग देना है, ठीक है, जिसमें मुझे भाग देना है, किसका देना है, gx का, क्योंकि इसने यही लिखा है, देखा px बराबर दिस को gx बराबर दिस से भाग दो। इसका मतलब है कि ये मुझसे क्या निकलवाना चाहता है, ये मुझसे निकलवाना चाहता है कि एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 डिवाइडेड बाय x माइनस 1। x माइनस 1 मीन्स px डिवाइडेड बाय gx का मान क्या होगा, वही इसको बताना है, वही इसको सोल्व करके देना है। तो मैं ये जो मेथड आपको पहले बताती हूँ कि कैसे करते हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यू का भाग तो आपको आता है, बट बहुपद का भाग कैसे देते हैं वो मैं आपको एक बार बताती हूँ। आप लोग थोड़ा पेशेंस के साथ में उसको समझना, उसके बाद में हम ये क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। देखो, जिसमें भाग देते हैं वो अंदर आएगा हमारा, ठीक है, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, ठीक है। किसका भाग देना है, x माइनस वाई। आपको क्या याद रखना है कि हमेशा यहां पे जब भी आप भाजक लिखते हो ना, तो भाजक में क्या होना चाहिए कि जो इसकी जो घात है, इसकी जो घात है वो हमेशा डिक्रीज होनी चाहिए, मतलब पहले हाईएस्ट आएगा, फिर लोवेस्ट आएगा, फिर और लोवेस्ट आएगा, मीन्स हमेशा अवरोही क्रम में होना चाहिए। हमेशा जो इसकी घात होती है, इधर जो घात लिखते हैं, इधर जो फैक्टर लिखते हैं, वो हमेशा अवरोही क्रम में होना चाहिए। मीन्स सबसे पहली टर्म जो होगी इधर से लेफ्ट साइड से अगर हम काउंट करते हैं, तो जो सबसे पहली टर्म होती है उसकी जो घात होती है वो सबसे हाईएस्ट होनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, मान लो यहाँ पे मेरा ऐसा होता है कि मुझे किससे, इसकी जगह मुझे अगर मान लो इससे भाग देना हो, एक्स स्क्वायर नहीं 2x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, इससे मान लो मुझे इसको भाग देना है, तो मैं कभी भी ऐसे नहीं लिखूंगी 2x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इससे भाग दो, नहीं। इसका जो ऑर्डर होता है ना, जिस क्रम में हमने लिखा है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि इसमें जैसे मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आप कौन सी टर्म लिखोगे जिसकी घात सबसे ज्यादा है। घात किसकी ज्यादा, देखो यहाँ पे x की घात 1 है, यहाँ पे x की घात 2 है और यहाँ पे x की घात 0 है, तो मैं सबसे पहले कौन सी लूंगी, जहां पे x की घात सबसे ज्यादा होगी। तो कौन इस पद के अंदर सबसे ज्यादा है, तो मैंने ये वाला पद सबसे पहले लिखा। फिर किसके अंदर है, इसके अंदर, तो मैं कैसे लिखूंगी, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, मैं ऐसे लिखूंगी और फिर इसके अंदर भाग देना स्टार्ट करूंगी। पहला स्टेप मेरा यही होना चाहिए कि इनका क्रम ये हो, और सेम चीज अंदर है, अंदर भी यही होना चाहिए। सबसे पहली जो टर्म आएगी वो हाईएस्ट वाली आएगी, जिसमें सबसे ज्यादा घात है वो आएगी, फिर डिक्रीज होती। मीन्स हमेशा हमें क्या लिखना है, अवरोही क्रम में लिखना है। मैंने आरोही और अवरोही आप लोगों को पढ़ाए हैं। अवरोही मीन्स ज्यादा से कम की, मीन्स सीढ़ियां उतर रहे हैं हम, ठीक है। तो पहली चीज ये। अब हमारे क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या है कि इस एल्गोरिथम को मुझे भाग देना है x माइनस 1 से, ठीक है, x माइनस 1 से। अब देखो यहाँ पे कितना है, इसकी फर्स्ट टर्म देखेंगे, यहाँ पे कितना है, x क्यूब है, और इसकी भी फर्स्ट टर्म देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कितना है, x है। अब जब भी आप भाग देते हो तो आपका कॉन्सेंट्रेट इस पे, आपका ध्यान इस पे होना चाहिए कि हम इस x को, इसकी जो पहली टर्म है वो कैसे बना सकते हैं। तो मुझे पता है कि अगर मैंने x को गुणा कर दिया x स्क्वायर से, तो मेरा क्या बन जाएगा, x क्यूब बन जाएगा, x क्यूब बन जाएगा, ठीक है। तो मेरा पहला टारगेट यही रहता है कि पहली जो इसकी जो टर्म है और पहली जो इसकी टर्म है, इन दोनों को सेम करूं। सेम करने के लिए मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर से।
इसलिए मैंने क्या किया, सबसे पहले इसका जो भागफल लिया वो मैंने ले लिया एक्स स्क्वायर ले लिया। अब जब ये भागफल एक्स स्क्वायर आ गया तो अब हम क्या करेंगे, जो भागफल यहाँ पे आता है ना, जो टर्म यहाँ पे आती है उस टर्म को हमें इन दोनों से गुणा करना पड़ता है। कभी भी आप एक से गुणा करके छोड़ नहीं सकते हो। यहाँ पे जो भी भागफल आएगा, जो भी भागफल के अंदर जो भी पद आएगा उसको आप क्या करोगे, इन दोनों से, यहाँ पे जितने भी पद होंगे उन सभी पदों से आपको गुणा करना पड़ता है। तो ये है एक्स स्क्वायर, तो मैं क्या करूंगी, एक्स स्क्वायर को इन दोनों से गुणा करूंगी और जो गुणनफल आएगा वो यहाँ पे लिख दूंगी। तो मैंने क्या किया, एक्स स्क्वायर को एक्स से मल्टीप्लाई किया, तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स कितना हो गया, एक्स क्यूब हो गया। फिर मैंने क्या किया, एक्स स्क्वायर को -1 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, -1 इंटू एक्स स्क्वायर कितना आ गया, माइनस एक्स स्क्वायर, यही है। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगी, माइनस एक्स स्क्वायर, जो एक्स स्क्वायर वाली टर्म है उसी के नीचे लिख दूंगी -1 एक्स स्क्वायर, यही हो गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हमेशा क्या करते हैं, अब माइनस कर देंगे। जो माइनस करने का मतलब ये है कि अब इसकी जो नीचे वाली जो टर्म होती है ना, ये वाला जो पद होता है, इस पद में क्या करते हैं, इनका साइन हमेशा चेंज कर देते हैं। अगर माइनस है तो प्लस कर देंगे और प्लस है तो माइनस कर देंगे। जैसे ये एक्स क्यूब है, ये किसका है, प्लस का है, तो मैं क्या करूंगी, अभी माइनस कर दूंगी। ये माइनस का है तो मैं क्या कर दूंगी, इसको प्लस कर दूंगी, राइट। ये आपका रूल है। तो अब क्या करें, ये कर दिया मैंने, अब ठीक है, इनको देखते हैं क्या ऐड होता है और क्या माइनस होता है। यहाँ पे है -3x स्क्वायर और ये है +1x स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा इनका रिजल्ट। इससे पहले मैं आपको एक चीज और बताना चाहती हूँ, देख लो, मानो आपको x में 2x ऐड करना है, x में 2x ऐड करना है। मैं आपको क्या बता रही हूँ कि जो भी चर राशि होती है, जो भी वेरिएबल्स होते हैं, उनको कैसे ऐड करते हैं, कैसे डिवाइड करते हैं और कैसे माइनस करते हैं, वो थोड़ा सा एक बार मैं आइडिया दे देती हूँ। देखो, x + 2x है, इन दोनों को अगर मुझे ऐड करना है, आपको ये तो पता है कि 2 + 1 = 3 होता है, राइट। बट कुछ स्टूडेंट को ये नहीं पता कि x + 2x = कितना होता है। तो वो कैसे करते हैं, इसमें क्या करते हैं, देखो x दोनों में कॉमन है, x कॉमन ले लो, यहाँ पे क्या बच गया, x कॉमन लिया तो 1 बच गया, 1 प्लस इधर 2 बच गया, तो ये कितना हो जाएगा, x है 1 + 2 3, तो ये क्या हो जाएगा 3x। इट मीन्स ये क्या हो गया 3x, मीन्स x + 2x कितना हो गया 3x हो गया। ऐसे ही ऐसा होता है, मान लो ये है आपका 4x स्क्वायर और ये है 5x स्क्वायर, राइट। अब इन दोनों को ऐड करना है, तब भी आप क्या करते हो, x स्क्वायर दोनों में से कॉमन ले लो, यहां से 4 बच गया, इधर से 5 बच गया, तो ये कितना हो गया x स्क्वायर और 4 + 5 9, तो ये कितना हो जाएगा 9x स्क्वायर। ठीक है, ये इनका मल्टीप्लाई करने का, ये सॉरी ऐड करने का तरीका होता है। सेम एडिशन होता है, सेम सब्ट्रैक्शन होता है। मान लो कि आपको क्या करना है, यहाँ पे है x - 2x, आप क्या करोगे, x कॉमन ले लो, तो इधर से क्या बच गया 1 - 2, x आ गया, 1 - 2 कितना होता है -1, तो कितना बच गया -1, इसका मतलब क्या हो गया -1x, या फिर आप -x लिख सकते हो इसको। इसका मतलब है x - 2x करेंगे तो हमारा क्या आएगा, -x आएगा। ठीक है, वही चीज, तो यहां पे भी वही होगा, देखो यहां पे भी वही है। मेरे को क्या करना है, -3x स्क्वायर और +1x स्क्वायर, इन दोनों को या एक प्लस और एक माइनस है, इसका मतलब है दोनों क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएगा। देखो एक बार थोड़ा सा आपको करके बता देती हूँ, जिससे सभी स्टूडेंट अपने साथ चल सके, किसी को प्रॉब्लम ना हो। ये है +1x स्क्वायर - 3x स्क्वायर, तो इसमें मैं क्या करूंगी, x स्क्वायर दोनों से कॉमन ले लिया, तो ये कितना बच गया 1, और इधर से कितना बच गया -3, राइट। तो ये कितना आ जाएगा x स्क्वायर और 1 - 3 कितना हो जाता है -2, तो ये कितना हो जाएगा -2x स्क्वायर, राइट। ये कितना हो गया -2x स्क्वायर। वैसे मुझे तो साफ दिखाई दे रहा था यहाँ पे कि ये माइनस का 3 है, और क्योंकि आगे वाला मैं देख ही नहीं रही, मैं सिर्फ ये देख रही हूँ, ये -3 है और ये प्लस का 1 है, तो माइनस प्लस कितना होता है, माइनस हो जाएगा ना, दोनों को माइनस किया तो कितना आ जाएगा 2, और 3 बड़ा है और वो माइनस का है तो माइनस आ गया, तो कितना आ गया -2x स्क्वायर। ये तो आ गया इसका देखते हैं, ये प्लस का x क्यूब है और ये माइनस का x क्यूब है, तो दोनों कैंसिल हो गए, 0 हो गया। तो ये वाली टर्म तो कैंसिल हो गई, इस वाली टर्म से मेरे पास ये बच गया। अब मैं क्या करूं, देखो मेरा जो भाजक है जिसका मैं भाग दे रही हूं, उसमें मेरे पास 2 टर्म है। कितनी टर्म है, एक तो x वाली टर्म है और एक आगे वाली टर्म है, मींस 2 टर्म है, तो मैं हमेशा जब भी भाग दूंगी
तो हमेशा दो टर्म को कंसीडर करूंगी, दो पद को हमेशा। जैसे मैंने क्या किया, यहाँ पे दो पद लेके चली थी मैं, एक ये वाला पद और एक ये वाला पद। अब नीचे देखा तो एक तो कैंसिल हो गया, एक पद बचा, लेकिन एक पद से काम नहीं चलेगा, मुझे तो हमेशा क्या चाहिए, दो पद चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास दो पद है। तो मैंने क्या किया, इसलिए प्लस 5x जो बचा हुआ है आगे, मैंने प्लस 5x को नीचे उतार दिया। ठीक है, अब दोबारा इसका भाग देते हैं। अब देखो हमारा पहला रूल क्या था कि जो इसकी फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट इसका जो पद है वो इसके बराबर होना चाहिए। तो x को मुझे क्या बनाना है, -2x²। तो मुझे ये बताओ कि x को -2x² कब बना सकते हो आप? आपको पता है कि इसको किससे गुणा करें, एक तो 2 नहीं है इसके अंदर, -2 नहीं है तो -2 से गुणा कर दो। x तो एक है, एक x नहीं है तो x से गुणा कर दो, तो कितना आ जाएगा, x इंटू -2x कितना हो गया, -2x²। ठीक है, एक तो ये तरीका होता है कि आपको सीधा सीधा पता ही चल रहा है कि x को किससे गुणा करें कि ये बन जाए। दूसरा तरीका ये भी होता है, अगर किसी स्टूडेंट को समझ में नहीं आता तो दूसरा तरीका ये भी होता है कि आपको जो टर्म लेके आनी है ना, जो चाहिए आपको, जैसे -2x² चाहिए, लेकिन आपका है x, तो आप इसको इससे भाग देके देख लो, आप इससे भाग देके देख लो तो आपको साफ साफ पता चल जाएगा कि किससे गुणा करना है। -2x² को x से भाग दिया तो कितना, -2, तो ऐसा कैसा बच गया, एक x से एक x कैंसिल हो गया और एक x बच गया, तो कितना आ गया, -2x आ गया। इसका मतलब है कि हमें दोबारा जो भागफल के लिए जो पद लेना होगा वो कितना लेना होगा, -2x, राइट, कितना लेना होगा, -2x, -2x। ठीक है, ये लिया मैंने -2x। अब देखो दूसरा रूल क्या था कि जो भी यहाँ पे पद आएगा वो पद इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, राइट। तो -2x आया तो -2x पहले x से मल्टीप्लाई होगा तो वो कितना हो जाएगा, -2x², और फिर जो -2x है वो -1 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा, माइनस माइनस तो प्लस हो गया, +2x, ऐसा ही है, यही होगा। ठीक है, तीसरा रूल क्या था, तीसरा रूल है कि हमारा जो नीचे वाला जो पद है उसका हम साइन चेंज कर देते हैं। जैसे ये माइनस का है तो मैं इसका क्या साइन कर दूंगी, इसका प्लस साइन कर दूंगी, और ये प्लस का है तो मैं इसका क्या साइन कर दूंगी, माइनस साइन कर दूंगी। ऐसे ही करते हैं हम, साइन चेंज कर देते हैं इनका। ये माइनस का 2x² था तो मैंने इसको प्लस का 2x² बना दिया, ये प्लस का 2x था तो मैंने इसको माइनस का 2x बना दिया। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब ये देखो, ये -2x² है, ये +2x² है, ये दोनों तो कैंसिल हो गए। ठीक है, अब इधर देखते हैं, ये 5x है और ये -2x है, तो 5 में से -2 हुए तो कितने बचे, 3x आ रहा है तो x साथ में लिख दो, 3x। ठीक है, अब 3x आ गया, लेकिन मुझे कितनी टर्म चाहिए, दो टर्म चाहिए, दो टर्म के लिए कुछ बचा है क्या, यस, -3 अभी बाकी है हमारे पास, तो अभी हम क्या करते हैं, -3 को नीचे ले आते हैं, -3 बाकी है, नीचे ले आते हैं। अब दोबारा हमारा जो 3 रूल थे तो शुरू से पहला वाला रूल करते हैं। पहला वाला रूल क्या होगा कि जो इसकी फर्स्ट टर्म है, इस टर्म को हमें क्या बनाना है, ये बनाना है। अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप क्या करोगे, 3x में x का भाग देके देख लो कितना आता है, x से x कट गया मतलब 3। इसका मतलब है कि अगर x को मैं 3 से गुणा करूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 3x आ जाएगा। ठीक है, तो भागफल में आगे वाला पद क्या होगा, +3। ठीक है, अब 3 आ गया तो हम क्या करेंगे, इस 3 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करना, तो 3 को x से किया तो कितना आ गया, 3x, और 3 को -1 से किया तो कितना आ गया, -3 डिवाइडेड बाय, ये क्या प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, तो ये प्लस माइनस 3x कैंसिल, +-3 कैंसिल, नीचे क्या बच गया, 0। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इसका रिजल्ट क्या आया, अगर हम देखें px बराबर क्या होता था, px बराबर होता था हमारा gx इंटू qx प्लस rx। इसका मतलब जिसमें भाग दे रहे हैं वो किसके इक्वल होगा, जिसका भाग दिया, भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, यही हुआ ना हमारा। तो भागफल हमारा क्या, किस भाज्य हमारा क्या है, x³ -3x² प्लस 5x -3, किसके इक्वल हो गया ये, gx इंटू क्वोशेंट, क्या करते हैं, gx इंटू क्वोशेंट, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इसको इससे प्लस कर देंगे, यही है। क्लॉकवाइज चलेंगे, यहां से क्लॉकवाइज चलते हैं, पहले मल्टीप्लाई और फिर प्लस। ठीक है, तो क्या हो गया, x-1 इंटू क्या है, x² -2x + 3 + 5x + 3 + 5 + 3 = 0। 0 है, 2 + 3 = 5 + 3 = 9 + 3 = 22 + 3 + 5 = 27 ठीक है,
रिमाइंडर क्या है 0, तो प्लस 0 लिखना रहने दो, कोई मतलब नहीं है उस चीज का। तो ये किसके इक्वल हो गया, इसके इक्वल हो गया। ठीक है, तो ये थी आपकी बहुपद की भाग देने की एल्गोरिथम, जो मैंने आपको अपनी तरफ से बेस्ट ट्राई किया है कि मैं आप लोगों को अच्छे से समझा सकूं और आप लोगों को जो भी इसमें डाउट है वो अच्छे से क्लियर हो जाए। अगर अभी भी कोई डाउट रह गया है तो आप रिवाइंड करके उसको अच्छे से देख सकते हो। ठीक है, तो ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारा, देखो मैंने एक और एग्जांपल लिया है। मैंने कोशिश किया कि मैं दो दो एग्जांपल से, हर एक चीज के मैंने दो दो एग्जांपल लिए हैं कि अगर मैं दो एग्जांपल से आप लोगों को समझाऊं तो वो चीज आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो जाए, कोई डाउट ना रहे। बट इसको थोड़ा सा फास्ट करेंगे, अदरवाइज हमारा वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। ठीक है, ये देखो क्या है, पी एक्स अपॉन जी एक्स, राइट। पी एक्स कितना है अपना, एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 डिवाइडेड बाय x प्लस 2, x प्लस 2। ठीक है, इसका मतलब है कि इसमें इसका भाग देना है हमें। तो ठीक है, चलो देख के देखते हैं कितना आता है। एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, किसका भाग देना है, x प्लस 2 का, राइट। x प्लस 2 का भाग देना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी जो फर्स्ट टर्म है इसको हमें क्या बनाना है, एक्स क्यूब बनाना है। किससे मल्टीप्लाई करना है हमें नहीं समझ में आ रहा है, तो क्या करेंगे, एक्स क्यूब में एक्स का भाग देके देख लो। एक एक्स से एक एक्स कट गया तो कितना बचा, एक्स स्क्वायर। इसका मतलब है कि हमारी जो पहली टर्म आएगी वो क्या आएगी, एक्स स्क्वायर आएगी। ठीक है, अब क्या करेंगे, जो एक्स स्क्वायर आ गया इन दोनों से मल्टीप्लाई किया, एक्स स्क्वायर को एक्स से किया तो एक्स क्यूब आ गया, एक्स स्क्वायर को 2 से किया तो क्या आ गया, 2x स्क्वायर आ गया 2x स्क्वायर। ठीक है, अब क्या किया, इनके साइन चेंज कर दिए, माइनस कर दिया, प्लस है तो मैंने इसको माइनस कर दिया। एक प्लस का और एक माइनस का कैंसिल हो गया, ये भी सेम सेम है तो ये भी कैंसिल हो गया, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो यहाँ पे भी 0 आ गया। अब हम क्या करेंगे, आगे वाला टर्म उतारते हैं, कितना है -5x। लेकिन एक टर्म से तो काम चलेगा नहीं, हमें तो क्या चाहिए, यहाँ पे दो टर्म है तो हमें भी यहाँ पे दो टर्म चाहिए। तो -5x है, +6 भी उतार लेंगे। ठीक है, +6 भी उतार लिया। अब हमें क्या करना है, x को क्या बनाना है, x को हमें -5x बनाना है। कैसे बनाए समझ में नहीं आ रहा, तो हम क्या करेंगे, -5x को x से डिवाइड करके देख लेते हैं। x से x कट गया, कितना बचा, -5। इसका मतलब है कि हमें क्या करना चाहिए, -5 से इसको भाग देना चाहिए। तो उधर क्या किया मैंने, -5 ले लिया, भागफल में एक पद, नेक्स्ट पद कितना आ गया, -5। यहाँ पे माइनस और प्लस भी बहुत मायने रखते हैं, तो आप लोग ध्यान रखना है, यहाँ पे माइनस प्लस को आप इग्नोर मत करना, राइट। -5, तो अब क्या करेंगे, इस -5 को हम क्या करेंगे, इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। तो -5 को मैंने किया x से तो कितना आ गया, -5x, -5 को 2 से किया तो कितना आ गया, -10। ठीक है, अब सेकंड रूल क्या होता है, इनका साइन चेंज करना। माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और ये माइनस है ये भी क्या हो जाएगा, प्लस। तो माइनस का 5x और प्लस का 5x कैंसिल हो गए। ये है प्लस का 6 और प्लस का 10, तो ये कितने हो गए, 16 हो गए। इसका मतलब क्या हुआ, ये तो हमारा jx है, अंदर वाला px है ही, और ये हमारा क्या है, qx है, सॉरी qx है, क्वोशंट है, और ये हमारा क्या है, शेषफल मींस rx है, राइट। तो इसके इक्वल अगर हम देखें तो हमारा क्या हो जाएगा, इसके इक्वल अगर हम देखें तो हमारा क्या हो जाएगा, इसको हटा देती हूँ। हमारा फॉर्मूला क्या था, px बराबर, तो मैं px को ही लिख लेती हूँ। px हमारा कितना आ गया, एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, इसको इससे गुणा किया, इसको इससे गुणा किया, और फिर क्या किया, इसमें ये ऐड कर दिया, यही होता है। ठीक है, तो आगे क्या हो जाएगा, x प्लस टू इंटू कितना, एक्स स्क्वायर माइनस 5 प्लस 16। ठीक है, यही वाला आ जाएगा। फॉर्मूला याद है आप लोगों को, नहीं याद है तो भी ये याद होना चाहिए। हम क्लॉकवाइज चलेंगे, पहले मल्टीप्लाई आएगा और फिर प्लस आएगा। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। देखो नेक्स्ट है आप लोगों का नेक्स्ट टॉपिक,
जो आप लोग के जो फर्स्ट ग्रेड वाले हैं उनके जो टॉपिक में दिया, सिलेबस में दिया हुआ है, वो सीधा का सीधा यही टॉपिक दिया हुआ है कि दो चरों में रैखिक समीकरणों के युग्म को हल करने की बीजगणितीय विधियां। इसका मीनिंग क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। मान लो जैसे मैंने आपसे डिस्कस किया था, जब मैंने बहुपद आपको पढ़ाया था, जब पॉलिनोमियल्स आप लोगों के साथ डिस्कस किया था, तो उसमें मैंने दो चीज बताई थी आपको, एक होता है चर और एक होता है अचर। अचर को हम स्थिरांक भी बोलते हैं, ठीक है। जैसे दो होते हैं, एक होता है हमारा चर और दूसरा होता है अचर। अचर और अचर को हम स्थिरांक भी बोलते हैं, स्थिरांक, स्थिरांक, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो चर होते हैं वो कौन से होते हैं, वो कौन से होते हैं, कौन सी वैल्यूज होती है। चर होते हैं जैसे एक्स वाई जेड ए बी सी डी, मीन्स उनके जो वैल्यूज है, उनके जो मान है वो कुछ भी हो सकते हैं। जैसे x बराबर मैंने 2 मान लिया तो 2 हो गया, x बराबर मैंने 5 मान लिया तो 5 हो गया। अगर मैंने क्वेश्चन में सोल्व किया, मुझे x की वैल्यू मेरे पास 10 आ गई तो 10 हो गई, 11 आ गई तो 11। मीन्स चर वो वाले वेरिएबल्स होते हैं, वो होते हैं जिनकी वैल्यूज हमेशा, जिनके मान हमेशा चेंज होते रहते हैं। स्थिरांक नहीं है, वो चर हैं, वेरिएबल्स हैं वो, ठीक है। दूसरे होते हैं अचर, जैसे हमें पता है कि 3 की वैल्यू 3 ही रहेगी, 5 की वैल्यू 5 ही रहेगी, 2 की वैल्यू 2 ही रहेगी। तो ये सभी जो होते हैं, जो नंबर्स हैं हमारे, ये सभी क्या है, अचर है, स्थिरांक है, राइट। तो अभी क्वेश्चन में आपको करना क्या, पहले चर और अचर आपको पता होना चाहिए। अब उसमें क्या है, पहले हम अपने टॉपिक का मतलब समझते हैं। दो चरों में मीन्स दो चर अगर आपके पास कोई भी समीकरण है, और समीकरण भी कैसा, रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण में अगर दो चर हैं, अब देखो रैखिक समीकरण है, हमने क्या किया था, जो पीछे वाली क्लास थी उसके अंदर हमने जो समीकरण है वो 3 टाइप के समीकरण पढ़े थे। पहला पढ़ा था रैखिक समीकरण, फिर पढ़ा था हमने द्विघाती समीकरण, और फिर पढ़ा था हमने घन समीकरण, ठीक है। तो रैखिक समीकरण में हमने क्या देखा था कि रैखिक समीकरण जो होता है उसमें जो घात होती है वो घात हमारी 1 होती है, 1 से ज्यादा नहीं होती है रैखिक समीकरण में। मीन्स कभी भी आपका एक्स स्क्वायर नहीं आएगा और वाई स्क्वायर नहीं आएगा, ठीक है। अगर मान लो x और y दो चर राशि हैं, दो चर राशि हैं और उनसे मिलकर समीकरण बना है, तो उस समीकरण में कभी भी स्क्वायर नहीं आएगा। अगर स्क्वायर आ जाता तो वो द्विघाती समीकरण बन जाते हैं, वो रैखिक समीकरण नहीं रहते। रैखिक समीकरण का मतलब होता है कि x की पावर भी 1 आएगी और y की पावर भी 1 आएगी, ठीक है, तभी वो एक रेखा बनाते हैं। अगर अगर एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर आ जाता तो वो रेखा नहीं, वो एक कर्व बना देते हैं। उनको जब आप ड्रॉ करोगे ना तो वो एक रेखा नहीं बनेगी, वो एक कर्व बनेगा। कर्व किसी भी शेप में, किसी भी क्वाड्रेंट में आ सकता है, बट वो एक कर्व बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, दो चर में रैखिक समीकरण, इसका मतलब क्या हुआ कि मान लो दो चर हैं, एक है आपका x और दूसरा है आपका y, एक है आपका x और दूसरा है y, यहाँ पे भी x है और यहाँ पे भी y है। तो मैंने क्या किया, इसके दो समीकरण लिए, दो चर के दो समीकरण, दो समीकरण हैं इसलिए उसको क्या बोलते हैं, युग्म। दो चरों में रैखिक समीकरणों के युग्म को हल करने की बीजगणितीय विधियां। इसका मतलब क्या है कि अगर इस टाइप के आपके पास दो समीकरण दिए हो जिसमें दो चर राशि हो और उनको आपको हल करना है, हल करना है, अगर दो समीकरणों को हल करना है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि इसमें जो चर राशि हैं उन चर राशियों की वैल्यू, उनका मान कितना है, वो मान हमें निकालना है। अगर इन दोनों समीकरणों को हल करना है, इसका मतलब है कि x कितना है और y कितना है वो हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। इसको हल करने का मीनिंग यही होता है। तो इन जैसे अगर ये दो रैखिक समीकरण दिए हुए हैं, आप लोगों के सिलेबस में जो समीकरण को जो सोल्व करना, जो हल करना है, वो सिर्फ रैखिक समीकरण को हल करना है, द्विघाती समीकरण को हल करना आप लोगों के सिलेबस में नहीं है। तो इनको समीकरण, इनको हल करने की जो विधियां हैं उन विधियों को आज हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। और वो हमारे पास तीन विधियां हैं, उन तीनों विधियों को हम एक बार डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। ये जस्ट मैंने आप लोगों को एक जनरल फॉर्मूला बताया है यहाँ पे, और बाकी इसकी जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन लिखी है। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो फिर पढ़ लेना, नहीं तो रहने देना। वैसे मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। देखो इनको हल करने की हमारे पास तीन विधियां हैं जो अभी हैं कोर्स में। फर्स्ट है प्रतिस्थापन विधि, दूसरी है विलोपन विधि और तीसरी है प्रतिलोम विधि।
हम एक एक विधि को अच्छे से डिस्कस करेंगे और विद 2 एग्जांपल्स। हर एक विधि के मैंने 2-2 एग्जांपल लिए हैं, दो एग्जांपल से मैंने हर विधि को समझाया है। मतलब मेरी तरफ से मैंने बेस्ट ट्राई किया है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो। ठीक है, तो फटाफट से हम विधियों पे शिफ्ट हो जाते हैं। देखो, जो पहली विधि आती है प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि जिसको सब्स्टिट्यूशन मेथड भी बोलते हैं। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन, जो कि इसके नाम से ही रिफ्लेक्ट हो रहा है कि प्रतिस्थापित मीन्स, प्रतिस्थापित का मतलब क्या होता है कि तू जा, तेरी जगह मैं आ जाऊंगा, वही तो होता है प्रतिस्थापन, सब्स्टिट्यूशन। जैसे क्लास में भी कभी एक पीरियड में कोई टीचर नहीं आता है तो हम बोलते हैं सब्सी है, सब्स्टिट्यूट है, राइट। तो वो सब्स्टिट्यूट क्या होता है कि उसकी जगह पे कोई और दूसरा टीचर आ जाना, हाँ, जो ऑलरेडी क्लास ले चुका है या कुछ। तो इसको हम क्या करेंगे, y को अगर हम x से रिप्लेस कर दें, ठीक है, y को अगर हम x से रिप्लेस करते हैं तो वो क्या हो जाएगी, प्रतिस्थापन। उसको हम प्रतिस्थापन बोलते हैं, उसको हम सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं। तो वैसे तो देखें तो इनके नेम से ही रिफ्लेक्ट हो रहा है कि इसका मीनिंग क्या होगा। फिर भी मैंने इस विधि के आपको स्टेप्स दिए हैं यहाँ पे। पहला स्टेप क्या होगा इसमें, इसके मेन तो 4 स्टेप है। पहला स्टेप क्या होगा, देखो हम एक बार देख लेते हैं। पहला है कि एक समीकरण से, जैसे यहाँ पे 2 समीकरण दिए हैं, 1 और 2, एक समीकरण, किसी भी समीकरण से, चाहे समीकरण 1 ले लो चाहे 2 ले लो, एक समीकरण से किसी एक चर को व्यक्त करते हैं। हम क्या करते हैं कि 2 समीकरण दिए हुए हैं, उसमें से किसी एक हम साथ साथ में करते जाते हैं। जो भी बोल रहा है मैं क्या कर रही हूँ, स्टेप 1 कर रही हूँ। ठीक है, फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि किसी भी एक से एक का मान निकाल लेते हैं। जैसे x का मान मैंने निकाल लिया, तो x प्लस वाई बराबर 10 है, तो x का मान निकाला तो मैंने कितना हो गया, y को मैं उधर ले जाऊंगी, 10 माइनस वाई, x का मान कितना हो गया, 10 माइनस वाई हो गया। तो पहला स्टेप है किसी एक चर को व्यक्त करें, मतलब उसका मान निकालें। ठीक है, फिर सेकंड स्टेप क्या, उस दूसरे समीकरण में प्रतिस्थापित करें। जो हमने मान निकाला है उसको हम क्या करें, जो हमारे पास दूसरा समीकरण है उसमें वो मान रख दें, प्रतिस्थापित कर दें। दूसरा समीकरण हमारे पास क्या है, ये है x माइनस वाई बराबर 4। अब मैंने x का मान निकाला है, वो मान मुझे यहाँ पे रखना है। x का क्या मान है, 10 माइनस वाई, तो मैं x की जगह क्या रखूंगी, 10 माइनस वाई इक्वल्स टू 4। अब ये क्या हो गया, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 10 माइनस वाई और माइनस वाई कितने हो जाएंगे, माइनस टू वाई इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, ठीक है, हमें तो y की वैल्यू फिर ये कर दिया हमने। आगे थर्ड स्टेप क्या बोल रहा है, अब एक चर का मान प्राप्त करें। मीन्स हमने ये वैल्यू इसके अंदर प्रतिस्थापित कर दी। अब हम एक चर का जो मान है वो प्राप्त कर लें, मतलब वो निकाल लें, क्योंकि इसको पता है कि अब क्या हो जाएगा, जो समीकरण बनेगा उसमें सिर्फ एक ही चर रह जाएगा, वाई रह जाएगा या फिर एक्स रह जाएगा। तो हम क्या करेंगे, उस चर का मान निकाल लेते हैं। चलो निकालते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, -2y बराबर कितना हो जाएगा, 4 तो है ही, 10 उधर चला गया तो -10, -2y बराबर कितना हो गया, -6, माइनस से माइनस कट गया, y बराबर कितना हो गया, y बराबर हो गया 6/2, 6/2, तो ये कितना हो गया 3। इट मीन्स y बराबर कितना आ गया, y बराबर आ गया 3, y बराबर 3। अब एक चर का मान प्राप्त कर ले, थर्ड स्टेप कंप्लीट हो गया। फोर्थ स्टेप क्या बोल रहा है, इस मान को पहले समीकरण में रखकर दूसरे चर का मान निकाल ले। अब जो मान हमें मिला है हम क्या करेंगे, वैसे तो इसने बोला पहले समीकरण में, वैसे आप कोई सा भी समीकरण यूज कर सकते हो। ठीक है, मान लो मैंने पहला ही किया और इसमें y की वैल्यू रख दी। y की वैल्यू कितनी है, y इज इक्वल टू 3। तो आप लिख के देखते हैं, समीकरण क्या है, x प्लस वाई, y कितना है 3 इज इक्वल टू 10। अब x का मान ले लो, निकाल लो, कितना हो जाएगा, तो 10 माइनस 3, x बराबर कितना हो गया 7। यस, दूसरे चर का मान निकाल ले। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, मैंने कहा था कि इन विधियों से क्या होता है, ये किस चीज की विधि है कि जो दो रेखिक समीकरण दिए हुए हैं उनको हल करना है। उनको हल करना है मतलब उनके अंदर जो चर राशि है x और y, उनका मान निकालना है। हल करने का मीनिंग यही हुआ ना कि उसके अंदर जो चर राशियां हैं दो, x और y, उन दोनों का मान निकालना है। तो हमने उनका मान निकाल लिया और वो मान आया x इज इक्वल टू 7 एंड y इज इक्वल टू 3 बाय प्रतिस्थापन विधि, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, आई होप ये वाला मेथड आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आया है तो आप एक दो बार रिवाइंड करके देख सकते हो। अब हम इसके लिए सेकंड एग्जांपल पे चलते हैं। मैंने इसका सेकंड एग्जांपल भी लिया है, वो भी अच्छा है। देखो इसमें क्या है, पहला समीकरण है हमें
स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। x प्लस 2y इज इक्वल टू 7, ये हुआ हमारा पहला समीकरण। नेक्स्ट क्या है, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 5, तो ये हुआ हमारा दूसरा समीकरण। अब हमें प्रतिस्थापन विधि से सोल्व करना, तो हम क्या करेंगे, x का मान निकाल लेते हैं। x का मान कितना आ जाएगा, आप चाहो तो y का भी निकाल सकते हो, ऐसा कंपल्सरी नहीं है कि आपको x का ही निकालना है, आप चाहो तो y का मान भी निकाल सकते हो। इट्स अप टू यू कि आपको किसका निकालना है। x बराबर कितना हो जाएगा, 7 माइनस 2y, ठीक है, तो x का मान आ गया 7 माइनस 2y। अब हम क्या करेंगे, जो दूसरा समीकरण है उस दूसरे समीकरण में इसका मान रख देंगे। दूसरा समीकरण हमारे पास क्या है, 3x, x की जगह मैं ये वाला मान रख देती हूँ, 7 माइनस 2y माइनस y पूरा समीकरण लिख लेते हैं इज इक्वल टू 5। अब इसको सोल्व करते हैं, ब्रैकेट खोलेंगे, 3 7 21 माइनस 3 दूनी 6, 6y माइनस y बराबर 5। 21 को उधर ले जाते हैं, सिर्फ y, तो माइनस कितना हो गया, माइनस 7y बराबर 5 माइनस 21, 5 माइनस 21, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस 7y बराबर 5 चले गए इसमें से, तो कितना बच गया, 16 माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस, तो y बराबर कितना आ गया, y बराबर आ गया 16/7। y बराबर कितना आ गया, 16/7। एक चर का मान आ गया। लास्ट स्टेप और बचा है, हम क्या करेंगे, जो पहला वाला समीकरण है इसमें y का मान रख देते हैं। y का कितना है, 16/7, ठीक है। अब इसको फर्स्ट वाले को सॉल्व करते हैं, ये कितना है, x प्लस 2y, y की वैल्यू रख देती हूं मैं, कितनी है, गुणा 16/7 बराबर 7, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हमें तो x का मान निकालना है, तो ठीक है, जो इधर जो वैल्यू है उसको उधर ले, 16 दूनी 32, तो ये कितना हो जाएगा, 7 तो है, ये उधर जाके माइनस 32/7, ठीक है। इसको कैसे सोल्व करें, लैसा लेना पड़ेगा इसका, 7 और 1 का लिया तो कितना आ गया, 7, 7 7 49 माइनस 32, तो ये कितना हो गया, 32, तो ये कितना बच गया, 8, तो ये बच गया, 8 ये बच गया, 8 16 और 1 17, 17/7। इट मीन्स x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई हमारे पास 17/7, y की वैल्यू आ गई 16/7 और x की वैल्यू आ गई 17/7। तो हमने ये वाले जो समीकरण थे, जो रैखिक समीकरण दिए हुए थे, रैखिक समीकरण का युग्म जो दिया हुआ था उसको हमने हल कर दिया है बाई प्रतिस्थापन विधि, ठीक है। तो ये हो गई आपकी फर्स्ट विधि। अब हम चलते हैं नेक्स्ट विधि पे। नेक्स्ट विधि क्या है, नेक्स्ट विधि है विलोपन विधि। विलोपन विधि मतलब इलिमिनेशन मेथड। इलिमिनेशन मेथड देखो इसके नाम से ही रिफ्लेक्ट हो रहा है। इलिमिनेशन का मतलब क्या होता है, किसी को वहां से हटा देना, इलिमिनेट कर देना, मीन्स वो जहां पे है उसको वहां से हटा दो, उसको कैंसिल कर दो, ठीक है, उसको वहां से हटा दो, दैट इज द इलिमिनेशन, ठीक है। विलोपन विधि, उसको विलुप्त कर दो, दैट इज विलोपन। हाँ, तो इस विधि में भी वही चीज है, हम इसको स्टेप बाय स्टेप सोल्व करेंगे। पहला स्टेप क्या है, दोनों समीकरणों को इस प्रकार गुणा करें जिससे किसी एक चर के गुणांक बराबर हो जाए, ठीक है। इसका मतलब देखो, पहले ये अगर जो फर्स्ट समीकरण है इसमें हम अगर देखें कि जो x जो चर है उसका गुणांक कितना है, उसका गुणांक है 2। अगर y का गुणांक देखें तो y का गुणांक कितना है, 3, ठीक है। तो ये इनके गुणांक होते हैं, जो इनसे मल्टीप्लाई होते हैं ना, ये इनके गुणांक होते हैं। तो यहाँ पे y का गुणांक 3 और x का गुणांक 2। तो ये हमें क्या बोल रहा है कि दोनों समीकरणों को इस प्रकार गुणा करो जिससे किसी एक चर के गुणांक बराबर हो जाए। हमें इस टाइप से इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है कि कोई भी एक चर या तो x या y, तो इनके जो गुणांक है वो सेम हो जाए। लेकिन हमारी तो जो इक्वेशन दी हुई है उसमें ऑलरेडी जैसे y का गुणांक कितना है 3 और यहाँ पे भी y का गुणांक कितना है 3, तो हमारे में तो क्या है, ऑलरेडी दोनों के गुणांक y के गुणांक सेम है, तो हमें फर्स्ट स्टेप करने की तो जरूरत नहीं है। नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। ये क्या है, फिर दोनों समीकरणों को जोड़ें या घटाएं जिससे वह चर विलुप्त हो जाए। फिर हम क्या करेंगे, दोनों समीकरणों को या तो जोड़ो या घटाओ, लेकिन ऐसे करो कि जो जिसके गुणांक हमने सेम किए थे वो वहां से विलुप्त हो जाए, इलिमिनेट हो जाए, वहां से हट जाए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को सिंपल ऐड ही कर लेते हैं। क्या करेंगे, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 दोनों को ऐड कर लेते हैं। तो देखो 2x को 4x में ऐड किया तो कितना आ गया, 6x आ गया। 3y माइनस 3y आपस में कैंसिल हो गए तो 0 आ गया, उसको हम लिखेंगे नहीं, इज इक्वल टू
12 प्लस 6 कितना हो गया 18, 18 x बराबर कितना हो गया 18/6, 18, इट मीन्स x बराबर कितना आ गया 3। सिंपल। आगे क्या बोल रहे हैं, फिर एक चर का मान निकालो। हमने एक चर का मान निकाल लिया, थर्ड स्टेप भी हमने कंप्लीट कर लिया। उसके बाद फोर्थ स्टेप में क्या बोलता है, उस मान को किसी भी समीकरण में रखकर दूसरे चर का मान निकालो। आपको पता है कि जब एक चर का मान आ गया तो आप क्या कर सकते हो, इनमें से किसी भी समीकरण में उसका मान रखो और दूसरे का निकालो। तो हम क्या करेंगे, x बराबर कितना है हमारा, x बराबर है 3, ठीक है, वो फर्स्ट में ही रख लेते हैं। तो 2 × 3 प्लस 3y इज इक्वल टू 12, 3 दूनी 6 प्लस 3y बराबर 12। तो 3y बराबर कितना हो गया 12 - 6, 3y बराबर कितना हो गया 6, y बराबर कितना हो गया 6/3 मीन्स 2। तो y बराबर कितना हो गया 2 और x बराबर कितना हो गया 3। ठीक है, तो ये थी हमारी विलोपन विधि, इलिमिनेशन मेथड। इसमें क्या करते हैं, एक चर को हम विलुप्त कर देते हैं और फिर एक चर से उस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, ठीक है, और फिर दूसरे में उसका मान रख देते हैं और दूसरे की वैल्यू निकाल लेते हैं। आई होप ये वाली विधि भी आपको समझ में आ गई होगी। एक और एग्जांपल इसका ले लेते हैं जिससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अरे ये भी अच्छा, ये थोड़ा सा अलग है, ठीक है। देखो इसमें क्या है, 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 20, राइट। दूसरा समीकरण क्या है मेरे पास, दूसरा समीकरण है मेरे पास 2x माइनस 3y बराबर 4। अब देखो यहां पे तो क्या है, इसका जो फर्स्ट मेथड होता था कि किसी भी एक का गुणांक सेम करना है, लेकिन देखो जो पहले एग्जांपल लिया उसमें भी y का गुणांक दोनों में सेम था, इसमें भी सेम है। तो मैं थोड़ा सा कुछ चेंज कर देती हूँ आपको, ठीक है। यहाँ पे मान लो 3 की जगह अगर मैं कितना ले लेती हूँ, 4 ले लेती हूँ, ठीक है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करते हैं इसको। 3 की जगह अगर 4 ले लिया मीन्स मान लो हमारा ये -4y है, ओके, -4y है। तो अभी इसमें सेम है क्या कुछ, हमारा सेम तो ना, तो x का गुणांक सेम है, x का गुणांक यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 2 है। ये भी सेम नहीं है, y का गुणांक यहाँ पे 3 है और y का गुणांक यहाँ पे 4 है, तो सेम नहीं है कुछ भी। तो अब क्या करना है कि इनमें से जिसको गुणा करना है उसको गुणा करो, चाहे एक को गुणा करो चाहे दोनों को गुणा करो, बट ऐसा करना है कि किसी भी एक चर का जो गुणांक है वो दोनों समीकरण में सेम हो जाए। तो मैं क्या करूंगी, x वाला मुझे ज्यादा सिंपल लग रहा है, मुझे लग रहा है कि x का गुणांक यहाँ पे तो 2 है और यहाँ पे 4 है। अगर मैं जो समीकरण 2 है मेरे पास, ये समीकरण 1 है, अगर मैं समीकरण 2 को अगर मैं 2 से गुणा कर देती हूँ, पूरे समीकरण को अगर मैंने 2 से गुणा कर दिया तो 2 दूनी 4, ये 4x हो जाएगा। तो इसका गुणांक x का जो गुणांक है वो तो सेम हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा ही कर लेते हैं, इस पूरे समीकरण को किससे 2 से गुणा कर दिया, तो ये कितना 2x गुणा 2 कितना हो गया 4x माइनस 4 दूनी 8, 8y बराबर 4 दूनी 8, और ये दूसरा समीकरण आ गया, इसको मैं 2 बोल देती हूँ, ठीक है। ये हो गया। अब फर्स्ट वाला समीकरण मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ थोड़ा इजी के लिए, प्लस 3y इज इक्वल टू 20, फर्स्ट वाला समीकरण, ठीक है। अब क्या करें, इनको इसने क्या बोला था थर्ड स्टेप में, जोड़ना है तो जोड़ो, घटाना है तो घटाओ, लेकिन वो जो जिसका गुणांक हमने सेम किया था उसको वहां से विलुप्त करो, उसको वहां से हटा दो। तो हमने किसका सेम किया था, 4x का सेम किया था। अब ये प्लस का 4x है और ये भी प्लस का 4x है, अगर दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 8x हो जाएगा, बट हमें तो इसको विलुप्त करना है। विलुप्त करने के लिए हमें क्या करना होगा, नीचे वाले को माइनस कर देते हैं, मीन्स जो हमारा 2 वाला समीकरण है उसमें से हम 1 वाले समीकरण को माइनस कर देते हैं, मीन्स 2 माइनस 1 कर देते हैं, ठीक है। 2 माइनस 1 कर देते हैं, माइनस करेंगे तो क्या होगा, इनका जो साइन है वो चेंज हो जाएगा, 4x पहले प्लस का था माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा और ये भी माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो प्लस 4x माइनस 4x तो कैंसिल हो गए, माइनस 8y माइनस 3y कितना हो गया -11y, ओके। 8 माइनस 20 कितना हो गया -12। तो y बराबर कितना, माइनस माइनस प्लस हो गए, तो y बराबर कितना बच गया, y बराबर बच जाएगा हमारा 12/11। y का मान आ गया आपके पास। अब क्या करोगे, इस y के मान को आप इन दोनों समीकरण, ये भी आपका समीकरण है, आप इसमें भी रख सकते हो, इसमें भी रख सकते हो, इसमें भी रख सकते हो, किसी भी समीकरण में आप y का मान रख दो, आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो मैं रखती हूँ, मान लो पहला वाला समीकरण है, इसमें मैं रख लेती हूँ, तो ये कितना है 4x प्लस
फिर y की वैल्यू कितनी है 12/11, 12/11 इज इक्वल टू 20 इज इक्वल टू 20। ठीक है, तो 4x ये कितना हो गया 12×3 = 36, सॉरी प्लस 12×3 = 36, 36/11 बराबर 20। मुझे किसका मान निकालना है, x का मान निकालना है, तो इसको इधर ले जाती हूँ। ये कितना हो गया 20 - 36/11, इनका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम आ गया 11, लेस है ले लिया, तो 11 × 20 तो कितना हो गया 22, 220 माइनस 36, 20 ये चले गए, 16 वो चले गए, तो कितने बचते 84, 184, 184/11, 184/11, ये किसका मान आ गया 4x का मान आ गया। तो x का मान कितना हो जाएगा, x का मान हो जाएगा 184/11 × 4। ठीक है, 2 से काट देते हैं, 2 दूनी 4, 2 निमा 18, 2 दूनी 4, 2 से दोबारा कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 चौका 8, 2 छिका 12, मीन्स कितना आ गया 46/11। तो x का मान कितना आ गया, x का मान आ गया हमारे पास 46/11 और y का मान कितना आ गया 12/11। ठीक है, तो ये कौन सी थी आपकी विलुप्त विधि जो होती है, विलोपन विधि जो है वो विधि, उस विधि से भी हमने 2 एग्जाम्पल सोल्व कर लिए हैं। तो आई थिंक ये वाली विधि भी आप लोगों को क्लियर हो गई होगी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट विधि पे। ये विधि है, इसका नाम है प्रतिलोप विधि। प्रतिलोप विधि मीन्स क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, जैसा कि इसका नाम बता रहा है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। ठीक है, अब इस विधि में देखो कैसे सोल्व करते हैं। इसमें स्टेप बाय स्टेप नहीं है, इसमें आपको अगर 2 समीकरण दिए हुए हैं, उस दोनों समीकरण से आपको ये वाली इक्वेशन बनानी होती है। कैसे बनाते हैं मैं आप लोगों को बताती हूँ, उसके बाद में आप लोग देख लेना। देखो जैसे 2 समीकरण कोई भी मैंने यहाँ पे जो उसकी सिंपल फॉर्म, जो जनरल फॉर्म होती है समीकरण की, वो फॉर्म लिखी है मैंने कि x की टर्म है और y की टर्म है और इक्वल टू कुछ अचर राशि है। ठीक है, यहाँ पे भी x की टर्म है, y की टर्म है और कुछ अचर राशि है। सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म जो होती है रैखिक समीकरण की, वो मैंने यहाँ पे लिखी है। इन दोनों को इस विधि से कैसे सोल्व करेंगे, देखो हमें क्या करना होता है, यहाँ पे x डिवाइडेड बाय इज इक्वल टू y डिवाइडेड बाय और फिर 1 डिवाइडेड बाय। ठीक है, यहाँ पे क्या करना होता है, एक तो x की वैल्यू निकालनी तो x बटे करना होता है, बराबर y की वैल्यू निकालनी तो y बटे करना होता है, और अगर यहाँ पे कांस्टेंट को हमने 1 लिया तो 1 बटे कुछ करना होता है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप लोगों ने ये निकाल लिया तो उसके बाद में अगर आपको x की वैल्यू निकालनी है तो आप x की वैल्यू कैसे निकालोगे, x बराबर क्या करोगे, इस जो ये वाला जो कांस्टेंट है अचर राशि स्थिरांक जो है इसके इक्वल कर दो, इसको क्या करोगे आप, जैसे ये कर दो x बटे b1c2 माइनस b2c1 इज इक्वल टू ये वाला रख दो 1/a1b2 माइनस a2b1। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये वाला जो टर्म है ये इधर आ जाएगा, बस यही होगा। x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा b1c2 माइनस b2c1 अपॉन a1b2 माइनस a2b1, ऐसे x की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, और सेम इसी तरीके से y क्या होगा, जब हमें y की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को इक्वल कर देंगे, सिर्फ इतना ले लेंगे। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ इतना वाला ले लेंगे, सिर्फ ये वाला ले लेंगे। ठीक है, ये वाला ले लेंगे, इसमें y की वैल्यू क्या होगा, y बराबर क्या हो जाएगा, ये उठ के इधर आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो y बराबर क्या हो जाएगा, c1a2 माइनस c2a1 डिवाइडेड बाय a1b2 माइनस a2b1, यहां से y की वैल्यू निकल जाएगी। बट यहाँ पे जो मेन चीज है वो यही है कि हमें ये कैसे निकालना है, x के नीचे क्या आएगा, y के नीचे क्या आएगा और 1 के नीचे क्या आएगा, हमें वो कैसे निकालना है। एक तरीका है कि आप लोग याद कर लो, उसको रट लो, दूसरा तरीका है समझ के रटो। ठीक है, तो मैं एक बार आपको समझाती हूँ। देखो जैसे हमें x के नीचे निकालना है तो आप क्या करो, x वाली जो टर्म है इसको भूल जाओ। ठीक है, अब यहाँ पे सिर्फ इनके गुणांक देखने हैं हमें। y का गुणांक कितना है b1, ये है b2 और इधर है c1 और इधर है c2। अब ये भी भूल जाओ कि इक्वल लगा हुआ है। आपके पास क्या आ गया, आपके पास 2 चीजें आ गई, एक आ गया b1, एक आ गया दूसरा आ गया b2 और आगे आ गया c1 और नीचे आ गया c2।
अब आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। अब B1 को C2 से मल्टीप्लाई करोगे, B1 C2, B1 C2, फिर आप माइनस लगाओगे, माइनस जैसा कि हम मैट्रिक्स में करते हैं, मैट्रिक्स में ऐसे ही मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो उसी तरीके से आप क्या करोगे, B1 आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, क्रॉस में करोगे, ठीक है। B1 को C2 से किया तो B1 C2, और फिर माइनस लगा, और फिर B2 C1, B2 C1, देखो क्रॉस बन गया ना, B2 C1 माइनस B2 C1। तो ये किसके नीचे आ जाएगा, क्योंकि हमने x की वैल्यू निकाली है, तो ये x के नीचे आ जाएगा। क्या है, B1 C2, B1 C2 माइनस B2 C1, B2 C1, B2 C1, ये आ गया x के नीचे वाला, ठीक है। ये मुझे लगता है आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब हम पहले ये निकालते हैं, बिकॉज y वाला थोड़ा सा डिफरेंट है, इसलिए मैं बाद में बताऊंगी। अब हम ये 1 वाला निकालते हैं कि 1 वाला कैसे निकालते हैं। 1 हमने किसको लिया, जो कांस्टेंट है उसी को तो लिया है। तो एक काम करो, इस वाली रो को भूल जाओ। क्या यहाँ पे क्या क्या बचे, x y। हमें क्या करने हैं, इनके गुणांक देखने हैं। तो x का गुणांक कितना है, a1, y का b1, x का कितना है, इस वाले x का a2, और इस वाले y का b2, ठीक है। हम जैसे पहले किया वैसे ही करेंगे। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, पहले a1 को b2 से करेंगे, a1 b2, फिर माइनस लगाएंगे, और फिर a2 इंटू b1, a2 इंटू b1। ये किसके लिए किया, जिस रो को हमने कैंसिल किया है उसी के लिए किया है। तो इसके नीचे क्या आ जाएगा, 1 के नीचे a1 b2 माइनस a2 b1 आ गया, ठीक है। ये हो गया, तो लास्ट वाला भी आपको समझ में आ गया। अब है बीच वाला, बीच वाला कौन सा है, y वाला। तो y वाले में हम क्या करेंगे, जिसके नीचे ले रहे हैं उसको तो हम कैंसिल ही कर देते हैं। तो इस कॉलम को आप भूल जाओ। इधर क्या है, a1, x का गुणा कितना है a1, इधर x का गुणा कितना है a2, इधर ये कितना है c1, और ये t2। बस y वाले में थोड़ा सा चेंज ये होता है, जो बीच वाली जो टर्म होती है ना, उसमें थोड़ा सा चेंज ये होता है कि पहले आपको इधर मल्टीप्लाई करना होता है। आप क्या करोगे, a2 इंटू C1, a2 इंटू C1, और फिर माइनस आएगा, और फिर a1 इंटू C2। इस पहले आपको ये करना होता है, और फिर दूसरा ये करना होता है। बस इतना सा डिफरेंस है। फिर क्या हो जाएगा, a1 इंटू C2, a1 इंटू C2, a2 इंटू C1 माइनस a1 इंटू C2 आ गया। अब y वाली टर्म भी आ गई, तो x वाले आ गए, y वाले आ गए, और 1 वाले आ गए। तो इसीलिए आपको क्या करना है, आपको इसमें भी कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है, और ये फॉर्मूला याद करने की भी जरूरत नहीं है। जब भी एग्जाम में अगर आपके दो आपको समीकरण दिए हुए हैं, तो आप उसी टाइम पे आप ये वाला फॉर्मूला लिख सकते हो, ठीक है। फॉर्मूला लिखने की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्टली अप्लाई करके इनकी वैल्यू निकाल लो। और जब x अपॉन वैल्यू आ गई, y अपॉन, मान लो x आपका ये आ गया, मान लो x अपॉन 5 आ गया, y अपॉन 6 आ गया, और इधर आ गया 1 अपॉन 30 आ गया। तो आप क्या करोगे, सिंपल इसको पहले इसके इक्वल लिख दो। अगर x की वैल्यू निकालनी तो आप क्या करोगे, x अपॉन 5 इज इक्वल टू 1 अपॉन 30। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x इज इक्वल टू हो जाएगा 5 अपॉन 30, 1/6, ठीक है। वैसे ही अगर y की वैल्यू निकालनी है आपको, तो आप क्या करोगे, y अपॉन 6 इज इक्वल टू 1 अपॉन 30, 6 को इधर भेज दो, y की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो आप क्या करते हो, इस फॉर्मूले को याद करने की जरूरत नहीं है, बस समझ लो उसको कि कैसे लिखते हैं। अगर समझ में आ गया तो आप एग्जाम में इसको डायरेक्टली कर सकते हो, ठीक है। अब हम एक काम करते हैं, इस विधि से हम एक क्वेश्चन सोल्व करते हैं, बिकॉज वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया, तो हम इस विधि से सिर्फ एक क्वेश्चन सोल्व करेंगे, उसके बाद में इस क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं। अगर आप लोगों को इससे भी समझ में नहीं है, एक एग्जाम्पल से समझ में नहीं आता, कोई डाउट रह जाता है, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हो, मैं नेक्स्ट क्लास में आपको दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है। यहाँ पे क्या है, देखो हम समीकरण लिख लेते हैं। समीकरण क्या है, 3x प्लस 2y बराबर 16, ठीक है। दूसरा है 2x माइनस y बराबर 3, ठीक है। अब हमें क्या लिखना है, x के नीचे जो आएगा वो लिखना है, बराबर y के नीचे जो आएगा वो लिखना है, और 1 के नीचे जो आएगा वो लिखना है, राइट। तो x के नीचे अगर हमें निकालना है तो हम क्या करेंगे, x वाले को भूल जाएंगे, हम सिर्फ इनको लेंगे। हम क्या करेंगे, सिर्फ इनको लेंगे। इनमें क्या क्या आएगा, देखो y का गुणांक कितना है 2, इस y का गुणांक कितना है -1,
ये कितना है 16 और ये कितना है 3, तो इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। पहले क्या करेंगे, यहां से यहां पे 3 दूनी 6, फिर माइनस आएगा, फिर क्या करेंगे -1 को 16 से करेंगे तो कितना आ जाएगा -16, तो ये कितना हो गया 6 माइनस माइनस प्लस 16, ये कितना हो गया 21। ठीक है, 6 6 12, अच्छा 6 से 12 22। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 22। ठीक है, तो x के नीचे कितना आ जाएगा 22 आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। अब हम करते हैं नेक्स्ट वाला। अगर हमें y का निकालना है, अगर हमें y का निकालना है, y के नीचे क्या आएगा वो निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इसको भूल जाए, इसको भूल जाते हैं, इनके गुणांक लिख लेते हैं। x का गुणांक कितना है 3, नीचे वाले का गुणांक कितना है -2, तो -2, ये कितना है, इसको तो छोड़ दो, ये 16 और 3, 16 और 3 कितना आएगा। अब देखो y वाला है, तो y वाले में थोड़ा सा चेंज था। y वाले में क्या था कि पहले हमें ये करना होगा, ठीक है, पहले हमें ये करना होगा, तो 16 दूनी 32 माइनस का 32, क्योंकि इससे पहले माइनस है ना, माइनस का 32 और फिर माइनस आएगा 3 तिया 9। ठीक है, तो माइनस माइनस कितना हो गया प्लस हो गया, कितना हो गया 32 और 9 कितना हो गया 41, तो माइनस का कितना आ गया माइनस का 41, y के नीचे कितना आ जाएगा माइनस का 41। ठीक है, अब हम करते हैं ये वाला लास्ट वाला। अब हमें क्या करना है, लास्ट वाला करना है, -y का। अब हमें लास्ट वाला करना है, तो हम क्या करेंगे, लास्ट वाले को भूल जाते हैं, इसको याद ही नहीं रखते, यहाँ पे इनके गुणांक लिख लेते हैं। इसका गुणांक 3, इसका गुणांक -2, इसका गुणांक 2 और इसका गुणांक -1। तो क्या होगा, सबसे पहले हम इसको करेंगे, 3 गुणा -1 कितना होगा -3, और फिर माइनस आ जाएगा, -2 गुणा 2 -4। ठीक है, तो ये -3 और माइनस माइनस प्लस हो गए 4, तो -3 + 4 कितना हो गया 1 हो गया, तो 1 के नीचे कितना आएगा 1। ठीक है, अब हमें क्या करना है, जब हमने ये कर लिया तो हमारे क्वेश्चन सोल्व हो गए। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, हम क्या करेंगे x बटे 22 और आगे जो कांस्टेंट वाला है वो इसके बराबर में लिख दें 1/1, तो x बराबर कितना हो जाएगा 22। वैसे अगर y की निकालनी है तो हम क्या करेंगे, y में y बटे -41 बटा 1/1, तो y बराबर कितना हो जाएगा -41। ठीक है, आई होप इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये विधि भी आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अगर नहीं समझ में आई है तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हो। और आप लोगों को मेरी क्लास कैसी लगती है प्लीज आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं, जिससे मुझे थोड़ा जो भी हो, अगर इंप्रूव करने की जरूरत है तो इंप्रूव करूं, और अगर एप्रिसिएशन के लिए मैं भागीदार हूं तो वो भी मुझे मिले। थैंक यू।